चलो भाई पढ़ना शुरू करें। हम लोगों ने थोड़ी सी तेज है, साउंड ठीक कर दो, साउंड ठीक करो। आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट किया था। आधुनिक भारत का मतलब है मॉडर्न इंडिया, जिसमें कि हम लोग, अगर मैं मोटी बात करूं तो विदेशी कंपनियों से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का जो स्टार्टिंग है, विदेशी कंपनी जिनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था, भारत में ट्रेड करना, व्यापार करना। और व्यापार का सीधा मतलब होता है, चाहे तुम हो, मैं हूँ, या कोई भी है, मुनाफा कमाना। और ये गलत भी नहीं है। अगर सोसाइटी में व्यापारी नहीं होंगे तो आपको और मुझे चीज़ें टाइम पे मिलेंगी कैसे? अब ये पंखों का कोई व्यापार करेगा तभी हम तक पहुंचेंगे ना। कोई इस बोर्ड का व्यापार करेगा, तुम्हारी बाइक का, हेलमेट का, कपड़ों का, ये सब व्यापार है। व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। व्यापार गलत चीज़ नहीं है, और व्यापार कोई भी करेगा तो वो एक शर्त पे करेगा कि उसको क्या मिलना चाहिए। अपने आप से सोच के देख लो, एक दुकान भी कोई खोले, कोई एक रेहड़ी भी लगाता है, तो वो सोचता है कि जितने मैं लगाऊं उससे मैं बचा के कुछ अपने घर लाऊं। ऐसा कौन है जो रेहड़ी पे लगाएगा 1000 रुपये और 200 में खुश हो जाएगा? 1000 लगा के उसको 1200-1500 बचने चाहिए ना, कि भाई 200 रुपये पर डे के तो बचे। अगर 1000 रुपये लगा के उसको 200 रुपये बचते हैं तो उसका घर बहुत मुश्किल चलेगा। रोज़ का अगर 200 रुपये कोई कमाता है तो उसका घर चलना तो नामुमकिन है ना इतनी महंगाई में। तो हर आदमी, चाहे तुम हो, मैं हूँ, या वो बड़ी कंपनी थी, उसका सिर्फ एक टारगेट था, मुनाफा कमाना। और मुनाफा कमाना गलत नहीं था तब तक जब तक कि उन्होंने मुनाफे को इलीगल तरीके से, या मुनाफे को इतना बड़ा टारगेट बना लिया कि लोगों को मारना भी उनको नॉर्मल लगने लगा। और इसका एग्जाम्पल है जो आपके देश में BEIC कंपनी आई, जो स्टार्टिंग में सिर्फ व्यापार करके मुनाफा कमाने आई थी। बाद में इसने लोगों का बड़े स्तर पे क्या शुरू कर दिया, और ये शोषण इतने बड़े लेवल पे हुआ कि आपके जो मिट्टी कभी सोना उगलती थी, भारत की मिट्टी, यहाँ बहुत बड़े लेवल पे अकाल पड़ने लग गए। यहाँ लोग भूख से मरने लग गए। भारत में भूख से मरना एक अजीब बात इसलिए है क्योंकि आज का नहीं, हम इतिहास उठा के पढ़ते हैं, हड़प्पा के समय से, उसके बाद वैदिक काल से, उसके बाद मौर्य काल में, फिर हमने देखा था गुप्त काल में, फिर मध्य काल में। ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि बहुत बुरी तरह अकाल, चलो हो गया, सूखा पड़ गया, नेचुरल हमारी खेती अच्छी नहीं हुई, 1 साल 5 साल 10 साल, वो दिक्कत नहीं थी। बेसिकली भारत एक अमीर देश था जिसके पास बहुत बढ़िया खेती के लिए ज़मीन थी। क्योंकि ये सारे काल आप पढ़ के आए हो, आपको पता है, 6ठी 7वीं 8वीं में यही पढ़ाया जाता है कि भारत एक बहुत रिच, एक संपन्न देश था। संपन्नता के मायने हैं, यहाँ खेती नंबर 1 थी, यहाँ दुधारू पशु बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ भूख से कोई मर नहीं सकता था। आपने बेस्ट काल देखा है खेती का भी और व्यापार का भी। व्यापार का भी रोल कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ होता है? खेती अच्छी होगी तो ही व्यापार अच्छा होगा, खेती खराब है तो व्यापार दिक्कत में रहेगा। ये दोनों बहुत अच्छे थे, इसलिए भारत एक अमीर, एक संपन्न देश था। लेकिन इन विदेशी कंपनियों के आने का टारगेट मुनाफा कमाने के साथ साथ भारत का शोषण भी था, और इसलिए भारत इतना अमीर देश भूख से मरने लगा, और आज तक वो कंडीशन उभर नहीं पाई। पिछले साल इस पेंडेमिक के दौर में आपने देखा होगा, वीडियोस थी कैसे लोग पत्ते भी खा रहे थे, मरे हुए जानवर को, जो हाईवे से जा रहे थे लोग, कितने कितने पैदल गए, 200 किलोमीटर, 800, 1000 किलोमीटर। एक मुझे ध्यान है वीडियो थी, इसमें मरा हुआ जानवर था, कोई ट्रक के नीचे कभी आया होगा, उसको खा रहा था एक आदमी। तो किसी ने उसको शूट किया कि वैसे तो वो इतना भूखा था कि उसके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं, कोई साधन नहीं, तो क्या खाए। यानी इस कंडीशन में आज भी भारत है कि लोग भूख से मर रहे हैं। और पेंडेमिक की बात ना करें, वैसे भी भूखे बहुत मर जाते हैं भारत में। ये जो रोड साइड पे पड़े होते हैं लोग, जो रेलवे स्टेशन के बाहर भिखारी तो हैं, इनका क्या गारंटी है कि रोज पेट भरेगा? भूख से मरने का एक बड़ा कारण है आपकी जो जमीन है ना भारत की, इसकी उपजाऊ क्षमता को खत्म कर दिया। और इसकी उपजाऊ क्षमता को खत्म किया अंग्रेजों की गलत तरह की कृषि की नीतियों ने। गलत तरीके से इन्होंने जो एग्रीकल्चर को लेके पॉलिसीज बनाई ना, वो इतनी भयानक थी कि लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया, और खेती करके वो अंग्रेजों की ही छोटी मोटी नौकरी करने लग गए। तभी तो अंग्रेज एक बड़ी फौज बना पाए, एक बड़ी सेना बना पाए। इसका बड़ा कारण यही तो था। इस फौज में, इस सेना में किसान के बेटे थे, और किसानों के बेटे को अपनी ज़मीन क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि ज़मीन को खत्म कर गई अंग्रेजों की कृषि नीतियाँ। इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों से ब्याज लिया, इतना ज़्यादा कर लिया, इतना ज़्यादा चीज़ों पे, भूमि पे भी कर लगाया कि लोगों को लगा कि इतना टैक्स और इतना ये सब दे के तो हम फंस जाएंगे। खेती के लिए भी पैसा उधार लेना पड़ेगा, फिर उस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, फिर बड़ा हिस्सा पैदा करके अंग्रेजों को देना पड़ेगा। फाइनली उन्हें लगा इन सबसे बढ़िया अपनी छोटी मोटी नौकरी करो और अपना जीवन आराम से काट दो। इस तरह भारत को एक्सप्लॉइट करते 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 फाइनली इस कगार पर बात आ गई कि अब आपको लगने लगा कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। और 1757 से 100 साल बाद 1857 में भारत के लोगों ने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। ये क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध थी, बेसिकली शोषण के विरुद्ध थी। और किसका शोषण था ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे व्यापारी वर्ग झेल रहा था, कृषक झेल रहे थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, हर आदमी दुखी था। इस क्रांति में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी भारतीयों के हाथ असफलता लगी। इसका बड़ा कारण
था, भारतीयों में नेतृत्व उतना बढ़िया नहीं था। एक बहुत एज्ड उम्रदराज बूढ़े आदमी को, किसको? बहादुर शाह को आपने क्रांति का हेड बना दिया। अब बहादुर शाह बेचारा बहुत एज्ड है, वो कैसे उतना सब कुछ संभालेगा? फाइनली बहुत सारे कारणों से आपकी क्रांति असफल रही और इसके बाद BEIC को वापस बुला लिया ब्रिटिश महारानी ने और हमारे ऊपर क्राउन का शासन, महारानी ब्रिटेन का शासन शुरू हो गया। महारानी ब्रिटेन और 2 कदम आगे निकली। महारानी और महाराजा दोनों ने खूब एक्सप्लॉइट किया भारत को और कहने को भारत के विकास के लिए हम काम करेंगे। अपना एक आदमी भेज दिया, उस आदमी का नाम था वायसराय। वायसराय बेसिकली एक पोस्ट है और इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग, राजा की जगह मैं आया हूं, मैं राज करूंगा। और आपके यहाँ पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड तो सबके नाम के आगे खुद ही लगा लेते थे बड़ा दिखाने के लिए, वैसे उसका नाम था कैनिंग। कैनिंग कंपनी का अंतिम आदमी था और महारानी ब्रिटेन का फर्स्ट वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के बाद धीरे धीरे करके आपके देश में अंग्रेजों को लगा कि इनके मन की बात हमें पता कैसे चले, तो एक संस्था बना लें ताकि जिससे हम बात करके इनके मन में क्या भड़ास पल रही है वो हमें पता चले। इसीलिए इन लोगों ने 1857 की क्रांति के बाद थोड़ा हेल्पिंग हैंड बन के और 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन का रूप बदलवा के इंडियन नेशनल कांग्रेस करवाया। INU ही INC बन गई। INU का मतलब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक छोटी सी पार्टी। और अजीब बात है कि यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी INC की फर्स्ट मीटिंग में नहीं पहुंचे। जिनकी संस्था का नाम ही बदल के ये करना था वही नहीं आए। कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छे आदमी थे, बाद में वो जुड़े प्रॉपर तरीके से। और INC की पहली मीटिंग रखी गई 28 दिसंबर 1885 को, जिसमें कितने लोग पहुंचे? 72। ये पूरे देश के कोने कोने से, इसमें हरियाणा, पंजाब से भी, लाला हरदयाल, यूपी से भी, उस टाइम के जितने प्रिंसली स्टेट से या ब्रिटिश भारत, सबसे पहुंचे। और इन्होंने डिसीजन लिया हम हर साल मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग को 2 से 3-4 दिन जितना जरूरत होगी चलाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और सबको बताएंगे कि भारत की आज़ादी के लिए हमें क्या करना है। स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था, इसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे और तो और छोड़ो अंग्रेज भी थे, सब शामिल थे, पारसी भी थे जिसको माइनॉरिटी कहते हैं आज आप, सब शामिल थे। और स्टार्टिंग में हमें लगा कि बस अब हम देश को आज़ाद करा सकते हैं क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन बहुत जल्दी हमें ये समझ में आ गया कि सब दिखावट थी, क्योंकि कांग्रेस बेसिकली 3 फेज में काम करने वाली है। कांग्रेस का पहला फेज है 1885 से 1905, जिसमें आपके देश में सिर्फ और सिर्फ उदारवादी छाए रहे। काइंड हार्टेड लोग थे, अंग्रेजों पे पूरा विश्वास करते थे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम अपना भला खुद नहीं सोच सकते, अंग्रेज सोच सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, आपसे ज़्यादा समझदार हैं। उदारवादियों ने हमेशा किसको इंपॉर्टेंस दी है? अंग्रेज़ों को। और यही शायद इनको पची नहीं और इन्होंने उदारवादियों को बेवकूफ़ समझना स्टार्ट कर दिया और भारत को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट और परेशान करने लग गए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1905 का बंगाल विभाजन, जिसको आप कहते हैं बंग भंग। 1905 के बाद इस संस्था के कुछ नौजवान लड़कों को लगा कि अब एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो गया और ये भारतीयों की समझ में नहीं आ रहा, कि उनको जीना ही लग रहा है कि हम बस जिंदा है ना बहुत है। जैसा आपकी कंडीशन है ना, धीरे धीरे आपके देश को ना हर चीज़ विकास लगने लगेगी, क्योंकि जब बेसिक चीज़ नहीं मिलती है तो रोटी खाना भी विकास ही लगता है। विकास के असली मायने होते हैं बेसिक नीड्स के बाद आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलें। जैसे विकसित देश देखो ना कैसे हैं, कितनी बढ़िया सड़कें, कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, कितनी अच्छी शिक्षा, कितने अवसर स्किल्स डेवलप करने के, रोजगार के। हमारे देश की ये हालत है कि अगर आपको एक छोटा सा कुछ भी अचीवमेंट, अब आगे आगे अचीवमेंट नहीं, आगे तो जिंदा रहना भी विकास लगने लगेगा अगर इसी गति से जिससे देश चल रहा है अगले 4-5 साल भी चला। कोरोना हर जगह है, नो डाउट एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बड़े बड़े देशों ने स्कूल खोल दिए और वो खुले चलाएंगे। वो कह रहे हैं बीमारी तो कम से कम, WHO कह रहा है 4-5 साल तो मिनिमम चलनी है बीमारी, इससे पहले खत्म नहीं होनी। तो क्या 4-5 साल के लिए हम शिक्षा को रोक सकते हैं क्या? कॉमन सेंस लगाओ, 4-5 साल के लिए क्या शिक्षा रुक सकती है? इसको अगर तुम्हें लगता हो कि सिर्फ तुम पे फर्क पड़ रहा है तो इसको ऐसे देखो, 1ली से 5वीं हमारे देश में एक सेट पैटर्न है, फिर 6ठी से और 8वीं तक, फिर 9वीं और 10वीं, और चौथी स्टेज है 11वीं और 12वीं। अब इसको सोचो 2020 में लगा था आपके यहाँ, जो ये पेंडेमिक के चक्कर में कोरोना के बाद स्कूल बंद किए। जो बच्चा उस टाइम फर्स्ट पास करके आया वो सेकंड में आया था, सेकंड क्लास से वो थर्ड में आ गया। अगर ये साल भी बंद है तो फर्स्ट और फोर्थ के सिलेबस में क्या एक जैसा सिलेबस है? जमीन आसमान का अंतर है। फोर्थ में ना एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सब कुछ आ जाता है, फोर्थ में तो निबंध भी आ जाते हैं, और पहली में कर कर चल चल मर मर यही तो होते हैं। अब तुम ये देखो वहां से वहां तक बच्चा क्रॉस कर गया, क्या वो 2 सालों की भरपाई किसी भी तरह कर पाएगा? इसका बेस कितना कमजोर है। इस स्टेज पे देखना, जो बच्चा उस टाइम 6th में आया था, 5th के बाद 6th में आया था, बोर्ड मास मैथ्स पूरी तरह बदलता है। साइंस जो अब तक EVS था अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आ जाती है। एक किताब में 3-3 पार्ट्स होते हैं, यूनिट 1 बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। जो बच्चा अब तक EVS पढ़ रहा था, बस मधुमक्खी पालन और
वृत्तुएं और ये सब था। अब उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की इंट्रोडक्शन देनी थी, जो पिछले साल 6th में आया होगा इंट्रोडक्शन 0। इस साल भी स्कूल नहीं खुले तो वो सीधे किस में पहुंच गया? 8th का साइंस तुमने देखा? उठा के पढ़ के देखना, जो तुम्हें सर पढ़ाते हैं ना वो है 8th का साइंस, जिसका जो 5वीं से सीधा 8वीं में स्कूल जाएगा, अगर 2 साल नहीं गया तो वो 8वीं का बेस उसका बिल्कुल 0, सो कुछ नहीं आना। जो बच्चा उस टाइम पे 8वीं में था, अब मैं ये हर स्टेज के नुकसान बता रही हूँ, जो उस टाइम 8वीं या 7वीं पास करके आया था उसको 8वीं में आना था पिछले साल, 8वीं 9वीं का बेस बन जाता ना, या 9वीं 10वीं का। अब वो 9वीं में अगर आया तो इस साल वो 10वीं में है। इस साल जो बच्चा 10वीं, जो पिछले साल 9वीं में आया था, पिछले साल जिसने 8वीं के पेपर देके पास की थी, 10वीं में इस बार वो बच्चा है। 10वीं तुम अपने याद करो कितना स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है 10वीं में। जो बच्चा 8th 9th में कभी नहीं गया, सिर्फ 8th में गया, और अगर वो 10th में भी स्कूल नहीं गया तो क्या बोर्ड के बहुत अच्छे एग्जाम्स जाएंगे? और छोड़ दो बोर्ड, सरकार कहती है हम फ्री में पास करेंगे। पास करना टारगेट थोड़ी होता है। अपना 9th 10th का टाइम याद करो, दिन रात पढ़ना पड़ता था, क्योंकि एक डर था कि भाई बोर्ड के पेपर है। वो 2 साल जो इस बच्चे ने 9वीं 10वीं के अगर इस पेंडेमिक में निकाल दिए तो तुम्हें लगता है कि बहुत बढ़िया भविष्य इसका हो पाएगा? ये बर्बाद हो जाएंगे बच्चे। अभी दिख नहीं रहा, हमें ये दिख रहा है 10 साल तक इनका असर जाना नहीं है। जो बच्चे 10th का बोर्ड पिछली बार दे रहे थे, जिनके 1-2 पेपर वैसे ही पास करवा दिए थे क्योंकि 10th 12th में गड़बड़ हुई थी, उनका सोचो, जिस बच्चे ने पिछले साल 10th पास की थी उसने कोई अपनी एक स्ट्रीम चुन ली थी। एक एग्जाम्पल है, कॉमर्स ले लिया पिछले साल पेंडेमिक में, एक दिन स्कूल नहीं लगा, एक भी दिन कॉमर्स का एक क्लास उसने नहीं ली। ऑनलाइन में क्या होता है तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं, कैसी स्कूलों की हालत है, सबकी ऐसी ही है, ऐसा नहीं सरकारी है, सब एक जैसे हैं। उसने 11th नहीं पढ़ी, उसका बेस 0 है। अगर 12th भी नहीं पढ़ी तो अगले साल वो स्कूल से सीधे पास निकल जाएगा। अब सुनने वाले को लगता है अच्छी तो बात है, लेकिन तुम सोचो उसका बेस 0 है, वो लाइफ में कभी भी मेहनत नहीं कर पाएगा, उसको आदत ही नहीं पड़ी। सबसे ज्यादा बच्चा जो पढ़ता है ना दबाव और डर में, वो 10वीं और 12वीं में है। हम भी तो इसी दौर से गुजरे हैं। वो जो डर होता है ना, प्रेशर, पेपर है, बोर्ड के पेपर है, पढ़ लो पूरी जिंदगी चलने हैं, ये उस प्रेशर में हम दिन रात एक करते हैं। अब इन यहाँ से लेके और यहाँ तक का हर बच्चा सफरर है। समझने वाले को तो इतना बहुत है, लेकिन मूर्ख को क्या पता। अब ये बातें उनको दिखती हैं जो टीचिंग में या जो बच्चों के माँ बाप हैं, कि ये बेस जो खोखले बन रहे हैं ना, इनका नुकसान पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। आप सबसे ज्यादा मेहनत 12th में करके आए हैं, या 10वीं में या 12वीं में। 10वीं में कम अकल होती है, 12वीं में अकल बढ़ जाती है कि यार मेरा भविष्य है। अब ना 10वीं की चिंता ना 12वीं की। ये सब खोखला, इस हद तक खोखला हो गया सारा सिस्टम कि आने वाले 10 सालों में लोगों में देखना बुद्धि का विकास होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ाओगे नहीं, दिमाग को यूज नहीं करोगे, तो फाइनली वही तो पुराने, हमारी जो अगली पीढ़ी थी ना, ये बहुत तेज थी, इनको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। अब ये देखने में तो 1-1 2-2 साल हैं, पर ध्यान से एनालाइज करो, 1ली से 12वीं तक का बच्चा सफरर है, इसमें पूरा स्कूल सफरर है। और कॉलेज में जो बच्चे पिछले साल नहीं गए, उनका अगर सेकेंड ईयर भी नहीं है तो अगले साल तो वो सीधे फाइनल में आ जाएंगे। बहुत सारी चीजों का विकास, तो दिमाग का विकास होता ही इस एज में है। एक बच्चा सबसे ज्यादा विकसित होता है, सोशल बनता है स्कूल एज में या फिर कॉलेज में। इसके बाद तो सब अपनी अपनी लाइफ की भागदौड़ में शामिल हो जाते हैं। ये सब साल बर्बाद दिखेंगे, और सरकार ने अगर इस साल भी स्कूल नहीं खोले ना, तो ये अगली जो पीढ़ी आएगी ये बेसिकली खोखली पीढ़ी होगी पूरी 12वीं तक की, क्योंकि हर एक पे असर है। जो बच्चा इस बार 7th क्लास में है ना, वो बेचारा सीधे 5वीं से 7th में पहुंचा रखा है। 6ठी में तो कोई फेल हुआ ही नहीं, कोई पढ़ा ही नहीं। ऑनलाइन में कौन पढ़ा? सबको पता कोई नहीं पढ़ा ना। वैसे पेपर हुए, पेपर में एक दबाव नहीं लगता था क्या, आज एग्जाम है, तो वैसे ही बेवकूफ बुद्धू बच्चे भी डरते थे आज तो एग्जाम है। चाहे पर्ची बना के पढ़ते हो, पर्ची भी तो बनाते होंगे, पर्ची वाला है। अब पर्ची बनानी नहीं है, अब सीधे गूगल से कॉपी किया, क्लिक किया, मैडम के पास पहुंच गया। कॉपी का टीचर ने कहा मेरे पास फोटो खींच के भेज देना, तो क्या करते हैं, स्कूल कॉपी को खोल के फोटो खींच और भेज दिया। क्या पता टीचर को ये इसने आज लिखा या साल भर पहले लिखा था। इन सब से ना सुन के तो लगता है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही मेहनत होती है। ये मेहनत स्कूल में सीखी जाती है जो आपकी 0 है। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा पहला फेज किन के साथ निकाल दिया? उदारवादी, जो समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेज कितना बड़ा नुकसान कर गए। सेकेंड फेज में उदारवादियों के साथ टक्कर ली। किन लोगों ने? अंग्रेजों की भाषा में उग्रवादी, हमारी भाषा में क्रांतिकारी, हमारी भाषा में गरम दल के नेता। ये भारतीय लोग बोलते थे, और अंग्रेज क्या बोलते थे? और उदारवादी भी कहते थे ये उग्रवादी हैं, क्योंकि ये उग्र विचारों के हैं। लेकिन ये कितना गलत और नेगेटिव टर्म है, टेररिज्म की परिभाषा है ये। इसी टाइम पर उदारवादी भी चल रहे हैं। अब दोनों अलग अलग हो गए, और इनके अलग होने वाला साल था 1907। फिर आपके देश को और एक्सप्लॉइट किया गया, क्योंकि आप आपस में बट गए। जैसे इंडिया है ना, इंडिया को कभी से ही तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इनको आपस में ही लड़वाते रहो। मूर्ख हैं, कभी जात पात के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे इतनी लड़ाई करेंगे कि इनका दिमाग ही नहीं जाएगा कि विकास क्या है। तीसरे टर्म की शुरुआत करेंगे जब ये उदारवादी और उग्रवादी या क्रांतिकारी फेडअप हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और इनको लगेगा कि हम गलत रास्ते पर हैं, और इसका फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं। फाइनली ये दोनों इकट्ठे होंगे 1916 में। लेकिन तब तक अंग्रेज अपनी घटिया चाल चल चल के 2 धर्म के लोगों को बिल्कुल अलग कर चुके होंगे, हिंदू और मुसलमान। इसलिए आपका 3rd स्टेज में आप देखेंगे कि इन सब का असर पड़ेगा। इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, ये एक रिवीजन था, ताकि नए बच्चे भी अगर कोई हैं जो नहीं आए थे पिछले हफ्ते, तो उन लोगों को ये समझ में आ जाए। अब सब लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1907 के बाद का भारत। 1905 से एक बेस स्टार्ट होता है, 1905, 6, 7, 1909,
1911 ये काम के साल हैं। इन सब में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी। 1905 में एक आदमी है लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम हिंदू मुसलमानों ने रक्षाबंधन मनाया 16 अक्टूबर और कहा अंग्रेज कुछ करे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। बहुत अच्छी बात। 1906 में कुछ लोगों ने मान के अंग्रेजों की बात और मुसलमानों के लिए एक अलग लीग बना दी, मुस्लिम लीग। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया ढाका में और इसमें सलीमुल्लाह और आगा खां, दो बड़े लीडर्स ने कहा हम सारे मुसलमानों को एक करेंगे। और मुसलमानों को एक करके क्या करेंगे, तो जो ये महारानी ब्रिटेन है ना, इसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भरेंगे। और जो अपना ये कांग्रेस है, इसको बताएंगे कि कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई और हिंदुओं की और मुसलमानों की बेशक थी, लेकिन अब ये सिर्फ किसका ध्यान रखती है, हिंदुओं का। ये झूठी बात थी उस टाइम पर ये किसने सिखा दी और ऐसा करने के लिए किसने प्लेटफॉर्म दिया, अंग्रेजों ने जानबूझ के। मुस्लिम लीग ने हर वो काम किया जिससे कांग्रेस की बेइज्जती हो और कांग्रेस को ऐसा दिखाया, ऐसा प्रमोट किया लोगों के बीच में कि ये हिंदुओं की है, सबकी नहीं है ये। 1907 में एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई जब ये सब चल रहा था, कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस की ताकत दो हिस्सों में बट गई, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, गरम दल और नरम। नरम वालों के पास ताकत नहीं रही, क्योंकि ताकत होती है यंग नौजवान। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत युवा होता है। बुढ़े लोग कुछ खास नहीं सोच पाते देश के लिए, युवा वर्ग होता है ताकत। सही डायरेक्शन में दिखा दिया रास्ता तो देश के लिए कमा के देश को आगे ले जाएंगे। गलत रास्ता पड़ गए, चोरी चकारी में, भ्रष्टाचार में या गलत इलीगल एक्टिविटीज में, देश खत्म। नरम दल के पास ताकत नहीं थी, गरम के पास पैसा नहीं था। बिना पैसे के भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपका आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लेकर आए बिजनेस का, लेकिन आपके पास अठन्नी नहीं है, आप उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, पैसा भी चाहिए ना। यानी ये दोनों चीजें टाइम पर मिलना, पैसा और ताकत, तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है तब भी आप फंसेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तब भी। इन दोनों का डिवीजन हो गया कांग्रेस के किस सन में, और ये हुई थी बैठक सूरत में। आपस में लड़ झगड़ के उदारवादी अलग और गरम वाले अलग। गरम में 3 लड़कों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, क्रांतिकारी युवाओं के एक जैसे जोश होता है ना कि हम देश के लिए कुछ भी करेंगे। 1909 में 2 आदमी हैं, मार्ले और मिंटो, कहते हैं हम सुधार के लिए आए हैं। कोई सुधार नहीं करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक काम करेंगे, हिंदुओं की सीटें अलग और मुसलमानों की अलग। धीरे धीरे मुसलमानों के दिमाग में पकाया जा रहा है कि आप अलग हो, बिल्कुल अलग हो। यहाँ से कोशिश शुरू हुई थी और 9 में इसको लीगल कर दिया, यानी कानून प्रावधान कर दिया, ये सीटें हिंदुओं की, ये सीट मुसलमानों की। मुसलमानों की सीट पे सिर्फ मुसलमान, हिंदू की सीट पे सिर्फ हिंदू। और 1911 में दिल्ली को बिना पैसे, देश के पास पैसा नहीं है फिर भी लूट के देश का पैसा, किसानों का, जवानों का, सबका पैसा लूट के, और दिल्ली को सजा के क्या बनाएंगे, एक बहुत सुंदर दिल्ली दरबार। इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आएगा और क्वीन मैरी, और दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं की जाएंगी। पहली, आपकी राजधानी का कलकत्ता से उठा के परिवर्तन कर रहे हैं, एक नया शहर बसाया जाएगा न्यू दिल्ली। और अब दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम कहता है 1905 का तुम्हारा बंग भंग जो हमने किया था, हम इसको रद्द करते हैं। अब क्या फायदा एक करने का जब तुमने सीटें अलग कर दी, मन अलग कर दिए, इतना जहर घोल दिया कि आज तक वो चीजें ठीक नहीं हुई। बंग भंग झूठ मूठ में अब रद्द करने का फायदा हमें नहीं होना था, राजधानी बदलने का भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। 1911 के बाद देश में शिथिलता का दौरा है, सब आराम से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब चल रहा है ना आपका देश, सब कुछ गड़बड़ है, सबको दिख रहा है, पर ठीक है चल रहा है, मैं अकेला क्या करूं वाली फीलिंग कि चलता रहेगा। ऐसे आपका देश भी चलता रहा एक लंबे दौर तक, किसी को कोई चिंता नहीं, अगर है तो भी कोई अच्छा लीडर नहीं जिसके साथ इकट्ठे खड़े हो सकें। और इस तरह से 1911 से 1915 तक आपको कुछ बड़ी घटना नहीं दिखाई दी। गरम अलग पड़े हुए हैं, नरम अलग पड़े हैं, मुस्लिम लीग अलग। और इन 4 सालों में अपनी मजबूत पैठ कौन बनाती जा रही है, महारानी ब्रिटेन, अंग्रेज। यानी इंडिया सबको दिख रहा है गड़बड़ हो रही है, गलत रास्ते पर कोई काम करने वाला नहीं, कोई स्टेप लेने वाला नहीं। फाइनली 1915 में आपके देश में एक आदमी की वापसी होती है। अभी ये महात्मा गांधी नहीं है, वैसे अभी ये मोहनदास करमचंद गांधी है। इनको बुलाया गया था, एक आदमी थे रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है। 1915 में, अब ध्यान से सुनो, अब आज से गांधी युग शुरू हो गया, 3rd फेज। 9 जनवरी 1915 कांग्रेस के 3rd फेज की शुरुआत है। गांधी के भारत आने के साथ महात्मा गांधी एक लंबा टाइम पीरियड, 22 सालों का टाइम पीरियड साउथ अफ्रीका में काट के आए हैं। ये टाइम पीरियड मैटर नहीं करता अगर ये एज्ड होते, ये तुम्हारी उम्र के थे जब ये भारत से गए थे ना, तो 24 साल के थे। अब तुम सब इसी एज ग्रुप के हो, 20 से 27 तक के बीच में लगभग लोग जो हैं वो नौकरियों की तैयारी करते हैं। कोई 50 साल में नौकरी की तैयारी, अगर वो एक सर्विसमैन ना हो तो नहीं करता। कोई 15 साल का लड़का लड़की भी तैयारी नहीं करता। तुम्हारी एज में अपनी लाइफ को सेट करने के लिए गांधी कहाँ चले गए थे? गए तो थे एक केस के सिलसिले में, 1-1.5 साल में लौट आऊंगा सोच के, लेकिन फिर महात्मा गांधी 22 साल तक वहीं रहे। आए इंडिया 1 महीना 1.5 महीना, लेकिन रहे बेसिकली अफ्रीका में। ये 46 साल के हो गए। तुम सबके फादर की एज के
ये अब तुम्हारे पिताजी जो है ना, जिस उम्र में तुम हो, तो तुम्हारे पिताजी 43 से 55 के बीच में मिलेंगे, क्योंकि एक एज ग्रुप 20-25 साल का माँ बाप के अंदर अंतर होता है। ये तुम्हारे पिताजी की एज में वापस आए और जब गए तो तुम्हारी एज के थे। कोई भी बातचीत करता दिखे क्लास से बाहर। तो ये दो चीजें देखो, तुम्हारी उम्र से तुम्हारे पिताजी की उम्र में मेन जीवन जीता है इंसान, जिसको हम कहते हैं ना लाइफ जी है इंसान ने, वो लाइफ का जीवन का जो मेन सार है, जो लाइफ को समझने का टाइम पीरियड है, वो तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की उम्र के बीच का है। उसके बाद तो वो फिर एज 60 क्रॉस करने के बाद तो फिर वो थोड़ा महात्मा टाइप की बुद्धि हो जाती है। लाइफ कैसी है, मुश्किल है, स्ट्रगल पीरियड है, कमाना जरूरी है, किस तरह से काम करना चाहिए, समाज की मेरे प्रति क्या जिम्मेदारी, मेरी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी, ये इसको तो बोलते हैं लाइफ। ये जीने का मेन दौर तुम और तुम्हारे फादर के बीच का टाइम पीरियड है। उसके बाद तो फिर एक अलग स्टेज पे आ जाता है इंसान। 60 साल में थोड़ी जीवन जीना होता है। तो महात्मा गांधी उस जीवन जीने के टाइम को किस देश में सीख के आए हैं? और इसलिए गांधी ने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। पैदा मैं भारत में हुआ, लेकिन मुझे बनाने में सबसे बड़ा योगदान अफ्रीका ने दिया, क्योंकि गांधी ने देखा बहुत करीब से कि शोषण क्या होता है, कैसा फील होता है जब कोई आपकी बेइज्जती करता है पब्लिकली। क्योंकि अब तक तो महात्मा गांधी जब तुमसे छोटे थे, तुम्हारी एज से छोटे थे, तो इंडिया में रहे, अमीर घर का लड़का था, जिसके पिता उस टाइम पे राजकोट के दीवान थे, टैक्स कलेक्शन का पैसे का काम करते थे। उसको थोड़ी ये मुफलिसी गरीबी देखने का मौका मिला। सब उसकी इज्जत इसलिए करते थे, भाई इसके पिताजी राजकोट के दीवान। राजकोट गुजरात का एक बहुत सुंदर शहर है आज भी, तब भी अमीरों की नगरी था, व्यापारियों की नगरी। तो उन्होंने जीवन को कभी टफ कंडीशंस में देखा ही नहीं था। ये तो अफ्रीका में जब गए तब फील किया कि शोषण होता है, बेइज्जती होती है, लोग ह्यूमिलिएट करते हैं। तब फिर फील किया कि मुझे काम करना चाहिए। और अपनी लाइफ के कीमती 22 सालों में इन्होंने 3 चीज़ों का बहुत बार यूज़ किया, सत्य का, अहिंसा का और सत्याग्रह का। सत्य के लिए आग्रह करना, अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो बिना हिंसा के लगातार अपनी बातों को रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। कभी ना कभी सामने वाले शोषण करने वाले के मन में आएगा कि मैं इसकी तरफ ध्यान दूं। हमेशा सच बोलो, हिंसा कभी मत करो, और सच के लिए हमेशा आग्रह करो, वो भी पोलाइट तरीके से, मारकाट से नहीं। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह गांधी का रास्ता था। इनको सबसे पहले गांधी ने कहाँ यूज किया है? और एक एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस के साथ ये भारत वापस आए। कितने साल बाद? जब भारत वापस आए तो डेट क्या थी? 9 जनवरी 1915। आज तक इस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। यानी वो इंडियंस जो किन्हीं कारणों से बाहर प्रवास कर गए, उनके लिए ये दिन मनाते हैं। 3 दिन बड़े फंक्शन रखते हैं, कभी दिल्ली में, कभी गोवा में, कभी जयपुर में। विदेशों से लोग आते हैं जो भारत के हैं लेकिन बाहर बसे हुए हैं। गांधी की वापसी में ये दिन मनाया जाता है। पर 2019 के बाद ये नहीं मना पाए, क्योंकि 19 के बाद 20 में तो पेंडेमिक था, 21 में भी नहीं मना पाए पेंडेमिक के चलते। तो प्रवासी भारतीय दिवस अब 2 सालों से नहीं मन रहा, वरना ये 10-12 साल से लगातार, 2003 में शायद स्टार्ट हुआ था, लगातार मनता गया। गांधी आने के बाद सबसे पहले मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। गोखले 15 में तो एक्सपायर होंगे, 15 की फरवरी में गोखले एक्सपायर हो गए। 1 महीने में ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया? कहते हैं गुरु तो वो है जिसकी एक बात से आपकी लाइफ बदल जाए, वरना पढ़ाने वाला हर कोई गुरु नहीं होता, गुरु कोई अनपढ़ भी हो सकता है। इन्होंने एक बात कही गांधी को, गांधी इंडिया में आते ही कुछ मत करना, हम इतने सालों से करते करते देख रहे हैं, सीधे काम करने का कोई फायदा नहीं, पहले समझो इंडियंस क्या चाहते हैं। और गोखले की बात मान के गांधी ने पूरा 1915 कुछ नहीं किया, 16 कुछ नहीं किया। 1917 में गांधी ने पहला आंदोलन चलाया। कहां पर? चंपारण कहाँ है? चंपारण पड़ता है बिहार में। और क्यों फेमस है? आप सबने 10वीं में पढ़ा होगा, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ाया गया होगा स्कूलों में। यहाँ किसानों से जबरदस्ती नील पैदा करवाते थे। और नील या इंडिगो एक ऐसी फसल है जो मिट्टी के पीएच मान को बढ़ा देती है, और पीएच मान के बढ़ने से मिट्टी में एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए किसान विरोध करते थे, हमें नील नहीं पैदा करना। और उससे भी टफ क्या किया देखो, किसी किसान के जमीन के 20 हिस्से हैं, छोटी छोटी क्यारियां मान लो, कह दिया उन 20 में से जो सबसे उपजाऊ 3 हो ना, सबसे ज्यादा बढ़िया क्यारी, उनमें नील पैदा करेगा, बाकी में अपनी खेती कर। सोचो, सबसे उपजाऊ मिट्टी को खराब करवाने का काम करवा रहे थे कि क्या पैदा करवा रहे थे इसमें? इसे नाम दिया 3 कठिया पद्धति। 3 हिस्से 20 में से, ये 3 कठिया, पेपर में आ जाएगा 3 कठिया पद्धति किस फसल से संबंधित थी, तो क्या टिक करोगे? नील। 3/20 यानी 20 अगर खेत के हिस्से कर दें तो जितनी भी टोटल प्रॉपर्टी है उसके 20 में से 3 हिस्सों पे तुझे नील पैदा करना है। यहां महात्मा गांधी गए और कहा ये बिल्कुल गलत तरीका है, अगर नील पैदा करना भी पड़े तो सबसे उपजाऊ क्यों खराब करवाते हो? और ऐसा कह के फाइनली उन्होंने 4 वकीलों को अपने साथ लिया, जिनमें एक वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लेटर स्टेज में क्या बनेंगे? भारत के पहले राष्ट्रपति, लगातार 2 कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, 12 साल तक रहने वाले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष। इतनी सारी पोस्ट पे बैठेगा ये आदमी, जो एक छोटे से वकील के रूप में कौन से आंदोलन में थे? चंपारण। और फाइनली गांधी जी सत्य अहिंसा का यूज करके ये वाली पद्धति खत्म करवा देंगे इस इलाके में। तो 3 कठिया पद्धति का खात्मा होने में एक बड़ा रोल गांधी ने प्ले किया। कौन से सन की घटना है ये? कहां जीत गए गांधी? अब बंगाल में एक आदमी है जो गांधी से 8 साल बड़े हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर। जैसी दाढ़ी आजकल आपके प्रधानमंत्री जी भी बनाए बैठे हैं,
टैगोर जैसी तो है वो दाढ़ी। तो R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर आपके देश में उस टाइम पे भी एक पढ़े लिखे, बहुत वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, रिच इसको क्लास को बिलोंग करते थे। टैगोर ने कहा था इनको यहाँ पर चंपारण में कि ये आदमी तो सच में महात्मा निकला, और यहाँ से गांधी का नाम क्या पड़ गया? पेपर में आता है गांधी को महात्मा उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। और टैगोर और गांधी एक ही लगभग बराबर के हैं, ये 1861 के 18, वो 1869 के। गांधी ने इनको कहा था आप तो गुरुदेव हैं, तो ये उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं इनके नाम के आगे। किसने गुरुदेव नाम दिया? और महात्मा गांधी को क्या नाम दिया? महात्मा। और फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो बोस ने कहा था बापू या पिता, और गांधी ने इनको कहा गुरुदेव, इन्होंने कहा महात्मा। गांधी का ये पहली सक्सेस थी इंडिया में। गांधी रुकने वाले नहीं थे, गांधी की किस्मत भी साथ दे रही थी। एक होता है आपको मौका ही ना मिले, एक मौके भी लगातार मिलते जाएं। 1918 देखो गांधी जी के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट साल आया अहमदाबाद के लिए। गांधी किस एरिया को बिलोंग करते थे? इसी इलाके में तो थे गांधी, यही है सारा गांधी जितना फैमिलीज है ना सब यही मिलेंगी। ये गांधी यहाँ थे और यहाँ बहुत सारे व्यापारी थे। तब ये पूरी बेल्ट बम्बई कहलाती थी, और बम्बई में ना काली मिट्टी थी जो आज भी है, जिसमें कपास पैदा होता है। तो कपास ज्यादा होने से यहाँ कौन सा कपड़ा ज्यादा बनेगा? और सूती कपड़े से फिर प्रॉपर तरीके से कपड़ा बनाने के लिए क्या लगाई जाएंगी? मिल। इसीलिए आज भी आप देखो आपकी सबसे ज्यादा मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में है। ये अंग्रेजों के टाइम में भी थी। इस सूती कपड़े की मिल में अचानक से क्या दिक्कत हुई? इस एरिया में प्लेग फैल गया। यहाँ चूहे से फैलने वाली बीमारी है प्लेग। और जैसे ये पेंडेमिक है ना, ये तो कई साल चलने वाली बीमारी है। प्लेग होता है कुछ महीने चलेगा, फिर चला जाएगा, फिर हो सकता है दोबारा आ जाए। तो इस इलाके में प्लेग फैल गया, और 1, 2, 3, 4 दिन में ही ऐसा हुआ कि मर गए लोग। 10, 20, 50, 100, 200 बढ़ते गए, लगातार मौतें बढ़ती गई। तो लोग डर गए, और मिलों को छोड़ छोड़ के लोग बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, कहीं कहीं दूर भागने लग गए। क्योंकि कोई बिहार से आके काम कर रहा था, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई झारखंड से। ये सब जब वापस भागने लगे तो मिल के मालिकों को चिंता हुई कि अगर ये मजदूर वापस भाग गए तो हमारी मिल बंद हो जाएंगी। और एक दिन में मिल उस टाइम में कहते हैं हजारों रुपए का काम करती थी। सोचो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर 1-2 महीने मिल बंद रह गई। ये नुकसान किसका था? मिल मालिकों ने सोचा अब क्या करें कि ये लोग रुक जाएं। तो देखो मैंने पहले ही कहा व्यापार हमेशा फायदे के लिए होता है। तो ये फायदे के लिए इनके दिमाग में आएगा कि मिल का मजदूर अगर हमें रोकना है तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पैसे दे के रोकना पड़ेगा। हम इसको बोनस दे देते हैं, हम इसके भत्ते बढ़ा देते हैं, बेसिकली इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। अब सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो गरीब आदमी रुक जाएगा, अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो कोई भी रुक जाएगा। तो इनकी सैलरी कहते हैं 10-10, 20-20 गुना बढ़ा दी। जहाँ प्लेग का ज़्यादा प्रकोप था वहाँ अगर एक आइडिया है 10 रुपये मिलते थे तो 100 रुपये देने स्टार्ट कर दिए। अब 10 से 100 मतलब कितना ज़्यादा मुनाफा। तो जो बेचारा गरीब है ना वो क्या सोचेगा कि यार अगर मौत आई है तो बिहार में जाके भी आएगी, मरना होगा तो यही मर लूंगा, कम से कम कुछ पैसे तो जोड़ लूंगा। गरीब आदमी इस लालच में आके और यहाँ काम करता रहा। मजदूर के काम करने का फायदा किसको मिला? मिल के मालिक को। मजदूर को भी मिला। आप ऐसे मत सोचो मजदूर को नहीं मिला। मजदूर 10 से कितने पे आ गया था? 100 पे। वो भी कुछ जबरदस्ती नहीं रुका हुआ, वो भी अपनी मर्जी से रुका है। यानी ये म्यूचुअल फायदा है, मालिकों का भी और मजदूरों का भी। मालिक का फायदा उसकी मिल बंद नहीं हुई, मजदूर का फायदा जितना वो साल में कमाता उतना वो 1 महीने में कमा गया। दोनों के फायदे से इकोनॉमी रन होती है, किसी एक के फायदे से नहीं। अब इन दोनों का फायदा बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जैसे ही प्लेग का प्रकोप कम हुआ अब मिल के मजदूर वापस आने लग गए। जब वापस आने लग गए तो ये 100 रुपये दिए जाएंगे, घटा दिए जाएंगे? मैन पावर बढ़ गई। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम लोगों को इतने रुपए हमने दिए, लेकिन अब प्लेग खत्म हो गया, अब इसको हम कम करेंगे। मान लो वो 10 से कह रहे हैं अब तुम्हें 20 दे दिया करेंगे। तो मजदूरों को झटका लगा, क्योंकि 100 रुपये जिसको लेने की आदत पड़ गई है वो कितने में उसको संतुष्टि नहीं मिलनी? 20 में। तो कहेगा भाई ये क्या तरीका था, देखो मैंने अपनी जान दाव पे लगाई है। वो अपने तरीके से बता रहा है। मजदूर कह रहा है मैंने आपके लिए अपनी जान दाव पे लगा दी। मालिक कह रहा है देख तेरा फायदा था तभी तू रुका, अगर तेरा फायदा ना होता मैं 10 देता, 20 है, तू रुकता नहीं। मेरा भी फायदा तेरा भी। यानी दोनों एक दूसरे पे थोप रहे हैं कि मैं तेरा फायदा कर रहा था, मैं तेरा। दोनों इस बात को समझ नहीं रहे। मजदूर और मालिक दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, और मालिक कहने लगे ठीक है हम तुम्हें थोड़ी सी बढ़ोतरी दे देंगे, भाई तुमने हमारे लिए काम किया, बुरे टाइम में बढ़ोतरी देंगे, लेकिन इतनी नहीं जितनी तुम चाहते हो। 100 रुपये नहीं दिए जाएंगे 10 से। ये कह रहे हैं हमें 50% का इजाफा दो। कंपनी कह रही है 50 का बिल्कुल नहीं दे सकते, 20% का दे देंगे। अब दोनों के आपस में तनातनी शुरू। वो कह रहे हैं हम काम नहीं करने देंगे, इन मजदूरों को भी लगने नहीं देंगे, स्ट्राइक करेंगे, ताले लगाएंगे। मालिक कह रहा है मैं तुझे पहले से बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, इतने में अगर जिंदगी भर दूंगा तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। भैया एक लिमिट होती है ना, प्रॉफिट का एक हद ही तो शेयर कर सकता हूँ, सारा थोड़ी। अब ये दोनों कहा सुनी पे उतर आए। फाइनली कहा मजदूरों ने कि अब हमें गांधी का साथ लेना पड़ेगा, और वो गांधी के पास गए। गांधी ने कहा, जब सुनी सारी कहानी तो गांधी ने कहा ठीक है तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और महात्मा गांधी जाके वहाँ बैठ गए जहाँ उनका अनशन था। महात्मा गांधी ने कहा मैं भूख हड़ताल करूंगा। गांधी की इंडिया में फर्स्ट भूख हड़ताल है, पेपर में आ जाता है। गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कहां से स्टार्ट की? अहमदाबाद। चंपारण में कोई भूख हड़ताल नहीं थी, ये पहली भूख हड़ताल है। और गांधी भूखे बैठे रहे। इतना ज्यादा लोग प्रभावित हुए, अपने घरों में लोगों ने खाने नहीं बनाया कि भाई गांधी भूखे हैं तो हम भी भूखे, हमारा परिवार भी भूखा। और एक महिला थी अनुसुईया बेन पटेल, अनुसुईया बेन पटेल, बहुत अमीर
मिल मालिक की बेटी थी, ये इतनी प्रभावित हुई गरीबों से और उनसे अपने बाप और भाई की कंपनी की मालकियत को छोड़ के और अंग्रेजों के साथ उस वहाँ जहाँ वो तख्त पड़े हुए थे लोग बैठे थे वहाँ शामिल हो गई और इसने कहा कुछ भी हो जाए इनका हक इनको मिलना चाहिए। फाइनली जब गांधी जी का ये बहुत बड़ा रूप ले गया, अखबारों में और सब में आने लगा, तो फिर मिल के मालिकों को चिंता हुई और इनको लगा कि गांधी आ गए, अब बात थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने कहा हम गांधी जी से बात करेंगे। फाइनली जाके गांधी जी से बात करके मजदूर और मालिकों की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। गांधी ने कहा देखो भाई 20% है कम, थोड़े से और बढ़ाओ। इन्होंने कहा आप खुद सोचो गांधी जी, अगर हम सारा मुनाफा इनको दे देंगे, कल को कोई दिक्कत आ गई, अकाल पड़ गया, नहीं हुई फसल, तो हम कैसे चलेंगे? मिल के मालिक को बहुत खर्चे होते हैं। जैसे व्यापारी जो होता है ना, आपको लगता है व्यापार नुकसान में भी जाता है बहुत बार, उस टाइम के लिए भी पैसा रखना पड़ता है ना व्यापारी को। तो कभी बाढ़ आ गई और नहीं फसल हुई, ये बर्बाद हो गया सारा कुछ कपास का, तो हम कैसे चलेंगे, हम कहाँ से चला पाएंगे? तो उनकी बात भी ठीक थी, इनकी बात भी ठीक थी कि भाई हमने तुम्हारा बुरे टाइम में साथ दिया, कुछ तो इजाफा करो। अगर उनको भी 10 हमें भी 10, फिर तुम पागल कहलाएंगे। तो महात्मा गांधी ने दोनों की बात को सुन के फाइनली कहा अगर मेरी मानते हो तो 35% पे दोनों हाँ कर लो। इसको देखें, जो मालिक, ये मजदूर कह रहे थे कितना परसेंट करो हमारा, और मालिक कितना कह रहे थे 20% बढ़ाएंगे। इनको कह दिया तुम 15 ऊपर आ जाओ, इनको कह दिया तुम 15 नीचे आ जाओ। तो बीच की बात हो गई, ना तेरी ना तेरी, तू 15 बढ़ा ले तू 15 घटा दे। और इस तरह 35% पे जाके बात फाइनली ये मालिक भी राजी हो गए और मजदूर भी। मजदूरों को समझाया गांधी जी ने कि बिजनेस करना कोई हंसी खेल नहीं है, बिजनेस में बहुत तरह के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। अगर करोड़ों का फायदा तो करोड़ों का नुकसान भी तो होता है। मजदूरों को फिर समझ में आया कि हाँ, अगर भाई मेन मालिक अगर पैसा नहीं बचाएगा तो बुरे टाइम में ये मिले और ये सब बंद हो जाएंगे। फाइनली 35% पे दोनों मान गए और इस तरह अहमदाबाद का इतना बड़ा टेंशन का जो मामला था किस आदमी ने निपटवा दिया। और ये गांधी की पहली भूख हड़ताल सक्सेसफुल रही। और अब सब तरफ गांधी जी के चर्चे हो गए कि देश में एक ऐसा लीडर आया है नया, न लड़ने की बात करता, न मरने की, न मारकाट की, बैठा के बातों को इतना बढ़िया तरीके से सुलझाता है कि किसी को एक्सप्लॉइट भी नहीं करने देता दूसरे आदमी को। तो गांधी की वाहवाही 2 जगह हो गई। कहां कहां? हाँ, अब गांधी की किस्मत देखो कैसे चल रही है। ये 2 चीजें हुई हैं, अहमदाबाद और चंपारण। इसी साल, सेम साल में 1918 में खेड़ा जो गुजरात में है, बाय चांस यहाँ पे क्रॉप खराब हो गई, फसल बर्बाद, क्रॉप फेलियर। तो इसका फायदा क्या हुआ गांधी को? गांधी को बुलाया किसानों ने। ये लोग थे नील पैदा करने वाले, ये थे अहमदाबाद के मिल मजदूर, ये नॉर्मल तुम्हारे हमारे जैसे किसानों के परिवार के लोग। इन्होंने कहा गांधी जी, पिछली बार अगर 100 बोरी हुआ था ना गेहूं एक घर में, तो इस बार 25 से कम हुआ है। और ये नियम था अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ, हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया कि अगर एक साल जितनी फसल, पिछले 10 सालों का जो एवरेज है, अगर 11वें साल उसके 25% जितनी फसल नहीं होती तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। कॉमन सेंस भी कहती है 25 बोरी तो अगला अपने घर की भी तो रखेगा, अगले साल भी नहीं हुआ तो। लेकिन इस बार यहाँ क्या हुआ, क्रॉप फेलियर होने के बावजूद जो महारानी ब्रिटेन के आदमी थे ना पैसा कलेक्ट करने वाले, वो खेड़ा गए और बोले हमें नहीं पता, चाहे फसल हुई नहीं हुई, पिछले साल का तो होगा, हमारे पास जमा कराओ। इन्होंने कहा भैया पिछले साल का तुम्हें दे दे, पूरे साल के भूखे मरेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम ये पैसा नहीं देंगे ना, हम तुम्हें कुछ भी गेहूं और दाना दें। 25% से कम का तुम्हारा नियम है, हमने नहीं बनाया। महात्मा गांधी को बुला लाए कि गांधी जी देखो 25% से कम पे भी टैक्स ले रहे हैं। अब महात्मा गांधी ने कहा मत दो टैक्स। तो क्या करें, टैक्स ना दे तो आएंगे पीटेंगे। गांधी ने कहा कुछ करने दो, टैक्स मत दो। महात्मा गांधी उनको लीड करने लगे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का यूज किया और फाइनली कंपनी ने ये महारानी ब्रिटेन ने इनकी प्रॉब्लम देख के और शायद शर्मा के या जैसे भी हो दबाव में कह लो, ये कह दिया कि ठीक है जो दे सकते हो टैक्स दे दो, जो नहीं दे सकते माफ कर दिया। तो 3 जगह के लोग बहुत खुश हैं, चंपारण बिहार के, अहमदाबाद के मिल मजदूर और खेड़ा के। अब गांधी एक लोकल लेवल पे लीडर बन के उभर गए और इस लीडरशिप को पूरे भारत ने देखा। 1 साल बाद 1920 में पूरे भारत का नंबर 1 लीडर बन जाएंगे, फर्स्ट रैंक पर, जब पूरे देश में एक आंदोलन का बिगुल बजाएंगे, असहयोग आंदोलन, जिसे आप कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तुम बुक्स लाए हो आज बुक्स का टाइम नहीं है, लेकिन कल हम लोग आधुनिक भारत का ये गांधी वाला टॉपिक किताब से पढ़ेंगे और किताब से पढ़ने के बाद जो इसके आगे पीछे के टॉपिक्स हैं उनको भी पूरा करा दूंगी। फिर चलो आज इतना ही।